नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। पैरों की धूल की ख्वाहिश और फिर मौत का तांडव, लाशों की गिनती, आंकड़ा करीब 125 पार। कई घंटों तक तो यूपी सरकार के पास भी पूरी खबर नहीं कि आखिर हुआ क्या। दरअसल आज हम उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में है। करीब 125 लोगों की मौत और उसकी वजह भी एक संत महात्मा, जिनके पैरों की धूल के लिए करीब 2-2.5 लाख लोगों में भगदड़ मची और फिर मच गया कोहराम। लेकिन अब बड़ा सवाल यह कि यूपी के हाथरस में हुए इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। एफआईआर में बाबा का नाम नहीं, सरकारी रिपोर्ट में दावा कि सेवादारों की धक्का मुक्की से भीड़ बेकाबू हुई। मंगलवार देर रात हादसे में 22 लोगों के खिलाफ सिकंदरा राउ थाने के दरोगा ने एफआईआर दर्ज कराई और इसमें मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर का नाम है, बाकी सब अज्ञात है। तो वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि यह हादसा साजिश जैसा है। लोग मरते गए, सेवादार वहां से भाग गए। उन्होंने ना तो प्रशासन को खबर दी और ना ही मदद की और ली। प्रशासन की टीम जब पहुंची तो सेवादारों ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया और हमने भी कुंभ जैसे बड़े आयोजन किए, लेकिन ऐसी बातें नहीं आई। सीएम कहते हैं कि जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज, पुलिस के सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर की टीम मामले की जांच करेगी। जो भी दोषी होगा उसको सजा देंगे। लेकिन जो भी हो, चौंकाने वाली बात है कि इसमें मुख्य आरोपी भोले बाबा उर्फ हरि नारायण साकार का नाम ही नहीं है और हादसे के बाद से बाबा अंडरग्राउंड हो गया। एफआईआर के मुताबिक प्रशासन ने सत्संग के लिए 80,000 लोगों की इजाजत ली थी लेकिन 2.5 लाख लोग पहुंच गए। भगदड़ हुई तो सेवादार गेट पर खड़े हो गए। उन्होंने लोगों को रोक दिया और इसके बाद भीड़ खेतों में, जो खेत थे वहां, उस तरफ भीड़ मुड़ गई और नीचे बैठे और झुके श्रद्धालुओं को कुचलती हुई निकल गई। प्रशासन और सेवादार खड़े हुए देखते रहे। तो फिर सवाल यही कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन? क्या संत और उनके सेवादार, पुलिस प्रशासन, या संत को सुनने के लिए पहुंचे भक्त? कौन है आखिर इस घटना का जिम्मेदार? आज इसी मुद्दे पर होगी बात और आज की इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से करणवीर सिंह राजपुरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा से शैलेंद्र धाबाई जी, और हमारे साथ होंगे स्वामी राघवेंद्राचार्य महाराज, और हमारे साथ होंगे आज की इस चर्चा में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी। सबसे पहले स्वामी जी आपका रुख करेंगे। ये जो पूरा मामला हुआ, आप क्या मानते हैं कि गलती किसकी है इस पूरे घटनाक्रम में? जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदार जहाँ तक माना जाए तो अभी एक चर्चा चल रही है बाबा शब्द का। ऐसे लोगों पे ये जो सनातन का वेशभूषा में, इनके ना तो सनातन संतों की वेशभूषा भी नहीं है। पहले बात तो इनको बाबा शब्द या कोई संत की उपाधि देना या संत के नाम से इनको संबोधन करना, मैं इसको न्यायोचित नहीं मानता। मैं तो ऐसे लोगों को ढोंगी कहता हूँ। जो आज एक चीज़ बताओ, बाबा की जिम्मेदारी क्या थी? बाबा सामने आते, बाबा को फरार होने की कहाँ जरूरत पड़ी? जो अपने आप को कहता है कि मेरी धूल से, मेरे पैरों की धूल से तुम्हारा भविष्य बना सकता हूँ, मैं एक सुदर्शन चक्र चला सकता हूँ, मतलब एक ढोंग पाखंड की एक लिमिट होती है। आज बाबा को खुद की जान को खतरा में आ गई, बाबा खुद भग रहे। तो बाबा इतने लोगों की जान सासत में डाल के इतने लोगों को आज मरण सैया पे लेटा गए और बाबा खुद गायब हो गए। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इस बाबा को तुरंत प्रभाव से अरेस्ट करना चाहिए और इसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि प्रवचन की आड़ में जो ये धार्मिक गोरख धंधा जो चल रहा है इस देश में, उसको कहीं ना कहीं इस पे रोक लगनी चाहिए। आप देखिए, इसमें इनके प्रवचनों के नाम पे करोड़ों रुपए का पैसा आ रहा है। आज उनपे कोई रोक नहीं है। आज मैं खुद इनकम टैक्स पेड हूं। मेरे अगर कोई 1100 रुपए भी देता है तो 20 पैसे उस पे टैक्स का बनता है, वो भी मैं सरकार को टैक्स कर रहा हूं। आज ये बाबा जी लोग प्रवचन के नाम पे पब्लिक को इकट्ठा करते हैं। और आप एक चीज देखिए, मैं प्रदीप भैया एक विशेष शोध किया मैंने, जितने भी ये बड़े बाबा लोग हैं, ये विशेष कर जब प्रवचन देने के लिए भीड़ इकट्ठी करते हैं तो ये 10-20 लोगों की ऐसी टीम बनाते हैं। वो ऐसी झुग्गी झोपड़ियों में जाते हैं बेचारे और उनको 1-2 को ऐसे चमत्कार दिखा दिए जाते हैं। वो पब्लिक बेचारी वहां आके पंडालों में बैठ जाती है। फिर उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती और जब भगदड़ मचती है और बाबा लोग तो छूमंतर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो हम इसकी घोर निंदा कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपील कर रहा हूं कि ऐसे बाबाओं से बच के रहे जो ये धर्म के नाम पे कि रामायण में लिखा है काल नेम जिमी रावण राहु, ये काल नेमी है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। तो यहाँ पर आप जिम्मेदार मानते हैं इन बाबा को?
बिल्कुल इसमें बाबा जिम्मेदार है। बाबा अगर नहीं बकते, बाबा मौके पे रहते और बाबा कहते कि मेरे को दो सजा, तो बाबा को मतलब वहां भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होता। इसमें जिम्मेदार बाबा है। जी शैलेंद्र जी, आपको क्या लगता है? देखिए यहाँ पर ठीक है, बाबा का तो और प्रदीप बीच में बोलूं, इनको बाबा शब्द से इस्तेमाल मत करो, इसको ढोंगी शब्द कहो। ऐसे लोगों को बाबा नहीं कह सकते, बाबा तो महात्मा लोग होते हैं, ऐसे लोगों को ढोंगी कहो। देखो आपके चैनल पे मैं लाइव देख रहा हूं, पैंट शर्ट में बैठा हुआ बाबा, मेकअप करके लाली लिपस्टिक लगा के, ये कोई बाबा है क्या? एक वो कहते हैं कि बाबा मवाली, अरे ये तो बाबा मवाली है। ऐसे लोगों को तो मारना चाहिए पकड़ पकड़ के। चलिए बिल्कुल शैलेंद्र जी, तथा कथित बाबा हम यहाँ पर इनको कह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जैसा कि स्वामी जी ने बताया कि जो भी पूरी गलती है वो इनकी रही, जो तथाकथित बाबा हैं। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि जब प्रशासन से इजाज़त ली गई थी, तो वो कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट्स अभी तक जो सामने आई है, करीब 80,000 लोगों की। अब वहाँ पर 2 से 2.5 लाख अगर मौजूद लोग पहुँचते हैं, तो क्या प्रशासन जो वहाँ पर ड्यूटी पर तैनात होता है, एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट जो दी है, उसमें भी उस रिपोर्ट को देखने के बाद भी ये लगता है कि शायद पूरी तरह से लापरवाही बरती। अब हालांकि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आज दिन में इस बात को माना है कि हाँ, जो भी कुछ हुआ गलत हुआ, अब जांच होगी। लेकिन ये जांच होगी वो ठीक है, जो भी जांच रिपोर्ट आएगी, लेकिन जो लगभग 125 लोग की जो जान चली गई, उसका क्या? और क्या प्रशासन और सरकार को आप इसमें जिम्मेदार मानते हैं? देखिए प्रदीप जी, ये बहुत ही दुखद घटना है और मैं मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो घायल हैं उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ये घटना वाकई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही। जिस हिसाब से आपने देखा कि जो तथाकथित बाबा को बता रहे हैं, उन्होंने जो प्रशासन से अनुमति ली, उस प्रशासन से अनुमति लेते समय उन्होंने जो संख्या बल बताया, उससे 3 गुना ज़्यादा संख्या आ गई और वहाँ क्या इंतज़ामात थे वो पूरी तरह से पूरे नहीं थे। और जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं और जो हमको न्यूज़ से मालूम पड़ रहा है, तो उसमें यही लग रहा है कि किस तरह से भीड़ एकदम से टूट पड़ी बाबा के चरणों को छूने के लिए, उनकी रज को लेने के लिए। तो ये जो घटनाक्रम है, इसकी बहुत गंभीरता से जांच चल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और तुरंत ही हमने 3 मंत्रियों की कमेटी बनाकर घटनास्थल पर भेज दिया था। डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी घटनास्थल पर कैंप करे हुए हैं और पूरी जांच की जा रही है कि इस घटना के पीछे वाकई ये हादसा था या कोई षड्यंत्र भी हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ इंतजामात थे, तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि जब आपने उनको परमिशन दी 80,000 की, उसके बाद अगर भीड़ बढ़ रही है तो उस भीड़ के अकॉर्डिंगली इंतजामात क्यों नहीं थे, क्यों क्विक एक्शन फोर्सेस नहीं था, या क्यों जिला अस्पताल को भी अलर्ट करना चाहिए था। क्योंकि संख्या जब बढ़ती है तो प्रशासन की नज़र में था वो भी संख्या बढ़ रही है, तो एहतियात के तौर पर पहले से भी कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए थे। लेकिन ये जो घटना है, ये आंख खोलने वाली घटना है, ना केवल भारत के नागरिकों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जो इतने बड़े बड़े सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजन करते हैं कि आप ये जो मानव देह है, ये इतनी सस्ती नहीं है कि आप चाहें तो उसको किस तरह से क्रौंद के चले जाएं, या वो आपके आयोजन या कार्यक्रम में आए और उसके बाद उनके परिजन उनको ढूंढते रहें और एक बहुत बड़ा नुकसान एक परिवार का होता है अगर किसी की जान चली जाती है। तो निश्चित तौर पर इस पे जांच चल रही है। जैसा आपने बताया, न्यायिक जांच के भी आदेश कर दिए गए, तो इसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा। पहली प्राथमिकता जो उत्तर प्रदेश सरकार की है वो ये है कि घायलों को अच्छे से अच्छा उपचार हो ताकि उनकी जान बचाई जा सके, और जिनकी जान चली गई उनको सम्मान पूर्वक उनके देह को अंत्येष्टि तक ले जाया जा सके। और उसके बाद आपने देखा, उन्होंने कह दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कि कोई भी हो, कितना बड़ा बाबा हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैनेजर हो, आयोजन करता हो, सेवादार हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वो प्रशासन की लापरवाही है तो उन अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि ऐसी घटनाओं को हम माफ नहीं कर सकते। आगे आने वाले समय में इन घटनाओं को कैसे रोके, उस पर भी एसओपी बननी चाहिए। करण जी, घटना पहली नहीं है, हिंदुस्तान की ये पहली घटना नहीं है कि जो आंखें खोलने वाली हो। इससे पहले भी जो मेरे पास सूची है, अगर पिछले कुछ समय में मैं संक्षेप में आपको बता दूं कि 25 जनवरी 2005 में महाराष्ट्र के सतारा में
वहां पर भी एक मंदिर में भगदड़ मची थी जहां पर 340 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। साल 2008 में 30 सितंबर को जोधपुर के चामुंडा माता का हादसा याद होगा जहां पर लगभग 250 लोगों की मौत हुई थी। 3 अगस्त 2008 को घटना हुई थी हिमाचल प्रदेश के नैना देवी मंदिर में और वहां पर भी लगभग 146 लोगों को इसी तरह की भगदड़ में जान गंवानी पड़ी। घटना पहली नहीं है, इससे पहले बहुत बड़ी घटना इस तरह की घटनाएं हुई हैं। पूरी फहरिस्त है वो भी मैं आपको बताऊंगा। करण जी, आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर जिम्मेदार केवल तथाकथित वो बाबा हैं, सरकार है, प्रशासन है, कि जब 3 गुना भीड़ बढ़ जाती है इलाके के पुलिस को, इलाके के प्रशासन को कोई खबर नहीं होती, इंतजाम वहाँ पर होते नहीं है, ज़्यादा होता है तो आप पब्लिक को रोक सकते हैं? प्रदीप जी, ये जो घटना हुई इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और जो आज भाई बहन हमारे बीच में नहीं हैं उन सबको तो एक बार नमन करता हूं, पर कहीं ना कहीं ये देखने की आवश्यकता है कि केवल आयोजनकर्ताओं के ऊपर दोष मंडकर उत्तर प्रदेश की सरकार अपने आप को बचाने का काम कर रही है। ये शासन, प्रशासन और उन आयोजकों की कलेक्टिव जिम्मेदारी है, उनका कलेक्टिव फेलियर है। उन लोगों की लापरवाही की वजह से आज वो लोग हमारे बीच नहीं हैं और कम से कम 150 से ज़्यादा लोग घायल हैं, वो इलाज कर रहे हैं। आप देखिए कि जब इतनी बड़ी सत्संग का आयोजन हो रहा है, वहाँ इतनी लाखों की संख्या में भीड़ जुट रही है, तो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे थे? कहाँ थी पुलिस? कहाँ बैरिकेडिंग थी? नेशनल हाईवे जाम रहा। आपको मैं बताना चाहूँगा, मीडिया के बंधुओं से हमें मालूम चला है कि जितनी संख्या में लोग वहाँ दबकर कुचलकर मरे, उससे ज़्यादा संख्या में तो लोग इलाज के अभाव में मर गए। जिस नज़दीकी ट्रॉमा सेंटर में गए वहाँ डॉक्टर नहीं था, ले जाने के लिए एम्बुलेंस के साधन नहीं थे। ये जिम्मेदारी किसकी? ये प्रशासनिक फेलियर ही तो है। आप देखिए, कलेक्टर ने वहाँ का उनको अनुमति देने से पहले क्या ये चेक नहीं किया? 40 पुलिसकर्मी वहाँ तैनात किए गए और आप कहते हैं कि सेवादारों की धक्का मुक्की से ये हादसा हो गया। वो पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे? जब वहाँ भीड़ बेतरतीब तरीके से बढ़ रही थी तो क्यों नहीं उन पुलिसकर्मियों ने नज़दीकी थाने में और अपने संबंधित अधिकारियों को सूचना नहीं दी? आज जब योगी जी का मैंने भाषण सुना, उन्होंने कहा कि सेवादारों के धक्का मुक्की करने से ये काम हुआ। ये कहीं ना कहीं बहुत ही घटिया बयान है। उत्तर प्रदेश सरकार को इसकी कलेक्टिव जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जितने भी दोषी है उनके ऊपर न्यायिक जांच बिठानी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उन अधिकारियों पर भी जिन्होंने इसमें कोताही बरती। और कहीं ना कहीं देखिए, आप इस देश के अंदर जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं सरकार थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर ले लेती है। थोड़ा सा इनसे सख्ती से भी पेश आने की आवश्यकता है, तभी इन कार्यक्रमों की जो भी दुर्घटनाएं हो रही है इनकी पुनरावृत्ति रुक पाएगी। हम दुर्घटनाओं से सबक नहीं लेते हैं, ये दुर्घटनाएं क्यों घटित हुई, उनके लिए जो पर्याप्त इंतजामात है उनको करने की आवश्यकता है। चाहे वो बाबा का इंतजाम के काम में हो, चाहे वो सत्संग का काम हो, चाहे वो अन्य कोई आयोजन हो। सरकार की प्रशासनिक जिम्मेदारियों को आप हाथ खड़े नहीं कर सकते, उनको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और जिम्मेदारी तय करनी होगी कि ये इनकी वजह क्या है, ये सरकारी वजह है या फिर उन आयोजकों की वजह है। ठीक है, जिम्मेदार कौन है इस पर भी चर्चा होगी। जोशी जी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं और काफ़ी अनुभवी हैं। सर, आज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात बोली थी जिसमें कहा गया था कि इस जो बाबा हैं, इनके जो सेवादार हैं या इनके कमांडो जो हैं या इनके जो गार्ड्स हैं, उन लोगों ने पुलिस को एंट्री नहीं दी, प्रशासन को एंट्री नहीं दी। और जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, भगदड़ मची और तमाम जब हाल बेहाल वहाँ पर हाहाकार मच गया, उसके बाद उन्होंने हाथ खड़े किए, धक्का मुक्की हुई और उसका ये नतीजा रहा कि लगभग 125 लोगों की डेथ हो गई। जानना चाहेंगे, जब नियम के मुताबिक जब इजाज़त दी जाती है प्रशासन की ओर से, वो क्या तरीका होता है? क्या उन पर कोई जांच होती है, कोई चेकिंग होती है, या कि भाई आप कोई नियम तोड़ रहे हैं उस पर कोई एक्शन होता है? प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। हमारे देश के बाबा हमारे राजनेताओं से भी ऊपर हैं। ये जो बाबा लोग हैं ये पुलिस को कुछ नहीं समझते हैं। आपको ये मैं बताऊं कि एक बाबा यहाँ कोटा में जब मैं ट्रैफिक में था तब आए थे, तो उनकी 5-5 गाड़ियाँ थी लग्जरी। आप देखिए, एक पर भी नंबर प्लेट नहीं थी। मैंने जब एसपी से कहा, मैंने कहा मैं इनका चालान बनाऊंगा, आप मुझे या तो भेजिए और मैं जाऊंगा तो पहले चालान बनाऊंगा। तो बोले तुम मत जाओ, तुम तो इंस्पेक्टर को भेज दो। तो मैंने ये क्या महसूस किया है कि बाबा कितना प्रभावशाली है कि वो बिना नंबर की गाड़ियां चला रहा है। आप देखिए, इस बाबा के पीछे 100-150 कमांडो दौड़ रहे हैं। प्रश्न ये है
कि जो हमारा पुलिस प्रशासन है, पुलिस और प्रशासन जी और जो हमारा राजनीतिक दल है जो शासन करता है, ये पंगु की तरह काम करते हैं। इनको काम करने के तरीके भी नहीं आते। आप मुझे बताइए, एसएचओ की क्या जिम्मेदारी है, वहां के कलेक्टर एसपी की क्या जिम्मेदारी है कि वो उनको अनुमति दे। अगर 80,000 का तो उनका इंतजाम करता, उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करता, उसके लिए सुरक्षा के पूरे उपाय करता, और नहीं है ऐसी स्थिति तो उसको अनुमति देने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन क्या करते हैं, ये राजनीतिक दबाव में ये प्रशासनिक अधिकारी ये अनुमति देते हैं। आपने देखा था मेहरानगढ़ में यह कांड हुआ था, कितने लोग मर गए थे। उसके बाद क्या सबक सीखा हमारी राजस्थान गवर्नमेंट ने? आपने देखा 2022 के अंदर या खाटू श्याम जी में क्या स्थिति पैदा हुई थी, 3 महिलाएं मर गई। अब वहां स्थिति क्या है पता है आपको? एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड करके रह गए। जिम्मेदारी किसकी है? एसपी की थी, कलेक्टर की थी। वहां 5 लाख लोग खाटू श्याम जी इकट्ठे हो गए। इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य है, न तो बाबा इसका दोषी है, न पब्लिक इसका दोषी है। पब्लिक भी जाएगी, बाबा भी आएंगे, पब्लिक की भावना होगी वो भी जाएंगे, लेकिन पुलिस और प्रशासन ये निकम्मा और निकृष्ट है। और इनके ऊपर शासन करने वाले जो राजनेता हैं ये उनसे भी ज्यादा निकम्मे और निकृष्ट हैं, जो अपने शासन को चला नहीं सकते। अगर ये स्थिति ऐसी होती कि वहां के एसएचओ, आप बताइए, मैं बताऊं भीड़ में, वहां एसएचओ टोपी लगा करके उस भीड़ के अंदर आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है, वहां के जो पुलिस वाले हैं वो हाथ ऊंचे करके वो भी जय जयकार कर रहे हैं। ये हमारे पुलिस की स्थिति है। और यही नहीं, और जगह भी आपको यही स्थिति मिलेगी कि पुलिस वाले भी जय जयकार करेंगे, जूते खोल के खड़े हो जाएंगे, वहां नतमस्तक हो जाएंगे, भीड़ इनके काबू से बाहर चली जाती है। तो दोष किसको देंगे? दोष बाबा को देंगे। दोष किसको देंगे? दोष जनता को देंगे। ये नहीं है कि किसका दोष है, दोष वहां की राजनीतिक दल का है, वहां के प्रशासन का है। इनको कलेक्टर, एसपी, वहां कमिश्नर को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। आप देखिए 121 व्यक्ति मर चुके हैं, लेकिन इनके कान पर जू नहीं लगी रही अभी तक। आज दूसरा दिन होने में आया है, और इस प्रकार का शासन करके ये लीपापोती सन 1954 से लगातार कर रहे हैं। आपने पूरे नहीं गिनाए। मैं राम जानकी मंदिर प्रतापगढ़ में मरे 63 लोग, प्रयागराज कुंभ में 2013 में स्टेशन पे मारे गए हैं, नासिक कुंभ में 2003 में मारे गए हैं। मैं क्या क्या गिनाऊं आपको। लेकिन इन राजनीतिक दलों को और प्रशासनिक लोगों को इस प्रकार का न तो इनको ज्ञान है, न काम करने का तरीका आता है। पब्लिक की मृत्यु पर ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। आइए, प्रशासनिक दृष्टिकोण देखने वाले प्रशासन के लोगों को कोई सजा नहीं देते। मुझे बताइए, ये खाटू श्याम जी में जो 3 महिलाएं मरी थी, किसको सजा दी? इन्होंने एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड करके इतिश्री कर ली। ये गलत बात है। इसलिए राजनीतिक दलों को एक स्थायी रूप से कानून बनाना पड़ेगा। इस नए कानून में परिवर्तन करना चाहिए था कि इस प्रकार के लोग करते हैं, लापरवाही बरतते हैं, तो उनको भी बिहाइंड द बार करना आवश्यक। ठीक है, जोशी जी आता हूँ। स्वामी जी आप कुछ करें। जी प्रदीप भैया, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। आपने जो सवाल किया, अभी कानून से संबंधित सवाल किया जी, तो उसमें जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, अभी तक जितने हमने आयोजन करवाए हैं या आयोजनों में गए हैं, आप एक चीज़ बताओ। अभी आप इन्हें सुना होगा, बागेश्वर वालों का बड़ा दरबार था और उसमें हमने कितनी परमिशन के लिए कितनी माथापच्ची करी। आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक कानून में एक माइनस पॉइंट बता रहा हूँ आपको, जो मैंने इतने सालों में एक्सपीरियंस लिया है कार्यक्रम के दौरान, आयोजन करवाने के दौरान। मेरा स्वामी जी, मेरा सवाल भी आपसे वही था हाँ। कि जब आप लोग इस तरह के आयोजन करवाते हैं जी, तो आपकी जो तैयारियां, आपकी जो परमिशन की जो तैयारियां, उसी पे आ रहा हूँ प्रदीप, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप बारीकी से समझिए। आप एक चीज देखिए, जैसे बाबा है, बाबा ने इतना बड़ा दरबार लगाया, इतनी बड़ी व्यवस्था करी, आज बाबा खुद फरार हो गए, लेकिन आयोजन समिति जो एक भक्त के रूप में पूजती है सामने वाले को, श्रद्धालु बनके कि हम श्रद्धालु हैं और हमारी इनमें श्रद्धा है, हम इनको बुला रहे हैं। आप उनको एक फॉर्मेट दिया जाता है उसके लिए कि उसकी परमिशन के लिए, जो एक कार्यक्रम की तैयारी के लिए वहाँ प्रशासन से परमिशन ली जाती है। आप हमारे साथ रिटायर्ड आरपीएस अधिकारी है, आप उनसे, इनके सामने बात है, उसमें एक परफॉर्मेंस में सिर्फ आयोजन समिति इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी लेती है। उसमें कहीं पे भी ना तो जो आ रहा है चीफ ऑफ गेस्ट जो प्रवचन करता है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना ही प्रशासन जिम्मेदारी लेता है। जिम्मेदारी लेगा तो सिर्फ जो आयोजन करता है वो बेचारा मरता है। आप एक चीज बताओ, उसमें फॉर्मेट में साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार मैं स्वयं होऊंगा। अरे भैया, हम स्वयं क्यों होंगे? आयोजन करता स्वयं जिम्मेदार क्यों होगा? उसमें ये लिखा जाए कि जो हमारे साथ जो प्रवचन देने आ रहा है वो भी उस हिस्सेदार, अगर कोई घटना घटती है तो उसमें बराबर का हिस्सेदार है।
आयोजनकर्ता ही जिम्मेदार नहीं है, उस प्रशासन की फेलियर, उस प्रशासन का भी जिम्मेदारी का पूरा रोल है। क्योंकि लोग उन्हीं की वजह से पहुंचते हैं, आयोजन कमेटी की वजह से नहीं पहुंचते। आयोजन कमेटी बेचारे रात दिन मेहनत करते हैं और लास्ट में अगर कोई ना कोई घटना घट जाती है। अभी एक जगह की बात है, वहां पे महाराज प्रवचन दे रहे थे और जनरेटर से लाइट फॉल्ट हुई और एक आदमी मर गया, तो वो उसमें सीधा आयोजनकर्ता को जेल हुई। तो आप एक चीज देखिए कि होता क्या, सारा माजरा फूटता है किसके ऊपर, आयोजनकर्ता के ऊपर। वो आप फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा सरकारों को, उसमें जिम्मेदार बराबर का सहभागी जो मुख्य वक्ता होता है उसको भी आपको शामिल करना पड़ेगा। ऐसे नहीं, आज बाबा को क्यों भगने की जरूरत पड़ी? अगर बाबा सही होते तो भगते ही नहीं, बाबा को भगने की जरूरत क्यों पड़ी? जी जोशी जी, संक्षेप में फिर आगे आता हूं। प्रदीप जी, फॉर्मेट कोई कानून रूप से बना हुआ नहीं है, ये तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से बनाया हुआ फॉर्मेट होता है। और वहां की जो भी राज्य सरकार है वो किसको जिम्मेदार मानती है, किसकी जिम्मेदारी निश्चित करती है, ये उस फॉर्मेट में लिखे। उसमें क्या हो गया, बाबा का नाम लिखें, उसकी जिम्मेदारी है, उनका जो सहयोगी हैं उनके नाम लिखें, और उसमें जो भी शर्तें वो लगा सकते हैं। हमारे यहाँ भी बना हुआ है, राजस्थान सरकार ने भी बना रखा है कि इतने सदस्य होंगे, इससे ज्यादा होंगे तो आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन सब चीज की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की है, इनको इससे बरी नहीं किया जा सकता। और इन राजनेताओं की जिम्मेदारी है कि इन पुलिस और प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। ये निलंबित करना, सस्पेंड करना नहीं, इनको बर्खास्त करके घर भेजें। ये एसपी और कलेक्टर, कमिश्नर घर बैठे रहते हैं और इस प्रकार से जनता मरती रहती है। शैलेंद्र जी, क्या लगता है, ये देखिए वाकई घटना जो है एक दुखदाई है, और हम यहाँ पर भी जो चर्चा कर रहे हैं केवल इसी वजह से कि हालांकि पहले भी घटनाओं की कमी नहीं है, लंबी फहरिस्त साथ में है, खूब घटनाएं हुई हैं, पहली बार नहीं हुई हैं, और भगवान ना करें कि आने वाले वक्त में भी इस तरह की घटनाएं हों। सबसे बड़ी चीज़ इस बात को समझना होगा कि जब इस तरीके के आयोजन होते हैं तो जिम्मेदारी पर हम बात करते हैं। यहाँ पर स्वामी जी ने कहा कि आयोजन कमेटी को जिम्मेदार बना दिया जाता है, उनका दोष नहीं होता। वहाँ पर उस व्यक्ति को जिम्मेदार बनाया जाए जिसके प्रवचन या जिसके प्रोग्राम के लिए वहाँ पर पब्लिक पहुँचती है। जोशी जी का कहना यह है कि नहीं, प्रशासन और पुलिस भी जिम्मेदार है। सवाल यह है कि वाकई, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो प्रशासन और पुलिस की होती है जो उस इलाके में कानून, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की पूरी देखरेख करते हैं। यहाँ पर क्या आपको लगता नहीं कि लोकल जो अधिकारी रहे या लोकल जो पुलिस रही उनका बड़ा फॉल्ट रहा या उनकी लापरवाही रही इसमें? प्रदीप जी, आप देखिए, जो आयोजन इस प्रोग्राम को कराने वाले आयोजनकर्ता थे, जब उनसे पूछा गया कि आपके कितने सत्संगी भाई आएंगे, बहनें आएंगी, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा 80,000 के लगभग आएंगे। तो जो आयोजन करता है सबसे पहले उसको अपना एस्टिमेशन सही देना चाहिए ताकि प्रशासन उस हिसाब से काम कर सके। आप बताइए, अब 80,000 की आप संख्या दे रहे हैं, अगर 1.25 लाख आ जाते, 1.5 लाख आ जाते तो हो सकता है ऐसा हादसा नहीं होता। लेकिन अगर संख्या 3 गुना बढ़ जाए, नहीं मेरी बात सुनिए, 3 गुना बढ़ जाती है संख्या, और उस समय प्रशासन के भी हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि प्रशासन ने भी उस इंतजामात 80,000 के अनुसार किया था। एक मिनट सुन लीजिए, नहीं अब आप सुन लीजिए, तरीके से बहस करनी है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। अगर आप बहुत संवेदनशील मुद्दा है, मैं गंभीरता से बात कर रहा हूं, नहीं गंभीरता से बात कर रहा हूं। और जिस हिसाब से घटनाक्रम हुआ, आप देखिए, मैंने आपको पहले वक्तव्य में यही कहा कि कहीं ना कहीं प्रशासन का दोष वहां है जब संख्या बल बढ़ने लगता है और प्रशासन को उसी समय तुरंत रिएक्ट करके व्यवस्थाओं को देखना चाहिए। ये एक मैं मान सकता हूं, लेकिन आयोजनकर्ता झूठ बोलते हैं, गलत तथ्य देते हैं, उसके बाद अगर कोई प्रवचन करने आता है उनके साथ पूरी उनकी फोर्स आती है। जिस हिसाब से आपने इस घटनाक्रम को देखा, देखो श्रद्धालु हैं, उनका विश्वास है, भक्ति है, वो उनको छूना चाहते हैं, पैर छूना चाहते हैं, तो वो स्वाभाविक है कि वो उनकी तरफ आकर्षित होकर जाएंगे। तो उनके जो बॉडी गार्ड हैं, सेवादार हैं, उन्होंने किस तरह से धक्का मुक्की शुरू की, और उसके बाद यहां तक भी जानकारी आई है कि वाटर कैनन से भीड़ को भगाने की कोशिश की गई ताकि भगदड़ हुई, और किस तरह से ये बहुत बड़ा हादसा हो गया। ये हादसा वाकई बहुत बड़ा है, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो उस पर बहुत गंभीर हैं। उन्होंने
कह दिया है, उन बाबा की भी सर्च चल रही है और अगर कहीं ना कहीं प्रशासन का दोष भी आएगा तो उनको भी हम नहीं बख्शेंगे, कलेक्टर एसपी को भी जिम्मेदार मानेंगे। चलें जी, लेकिन जहां तक आयोजनकर्ता और प्रवचन देने वालों की बात है, उनको भी अपने तथ्य सही रखने चाहिए ताकि प्रशासन पब्लिक के लिए कह रहे हैं। एक मिनट प्रदीप जी, आप कह रहे हैं 80,000 की पब्लिक थी और वहां 40 पुलिसकर्मी थे, तो किसको दोष मंडा जाए? अगर प्रशासन, आप कह रहे हैं आयोजनकर्ता झूठ बोल रहा है, आप ही कह रहे हैं कि 80,000 के लिए एफिडेविट दे दिया उन्होंने और 40 पुलिसकर्मी लगाए हुए थे, तो गलती किसकी है? 80,000 में 40 पुलिसकर्मी कहां लगेंगे? स्वामी जी 70 से ऊपर पुलिसकर्मी थे और अब बताओ, अब 70 पे आ गए। अब बताओ, एक बात बता रहा हूं 80,000 पुलिसकर्मियों पे 70,000 एडमिट कीजिए कि प्रशासनिक फेलियर है। यहाँ आप ये मानिए यहाँ पहले देखिए, प्रशासनिक फेलियर यहाँ है। यहाँ चाहे वो मुख्यमंत्री मैं का बता हो, रहा हूं चाहे गृह मंत्री का प्रशासनिक हो, फेलियर चाहे वो वहां SDM शुरू का हो, होता चाहे है कलेक्टर का हो। जब संख्या ज्यादा आने क्या वहाँ लगती मेडिकल, है, क्या मेडिकल, उसके बाद क्या कहीं वहाँ प्रशासन का काम मेडिकल शुरू टीम होता थी है। वहाँ पे? क्या करण वहाँ जी, एम्बुलेंस थी? अरे क्या वहाँ करण जी, फायर आपके ब्रिगेड पास थी? आ रहा हूं। क्या वहाँ पे जी, कोई प्रदीप पुलिस भैया, अधिकारी आप थे? साधारण चीज आप मानिए, देखिए कि जब अगर पब्लिक बढ़ रही करण जी आ है, रहा हूं, एक मिनट, पब्लिक बढ़ एक रही है, छोटा सा मैं बात एक पूछना मिनट, चाहता आ रहा हूं, आ रहा हूं। आप बताइए, जो प्रतिष्ठित धार्मिक व्यक्ति हैं भारत के, वो बहुत बड़े बड़े आयोजन करते हैं, लाखों लोग उसमें आते हैं, 5-5 लाख तक आते हैं, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं होती? उसी हिसाब से पंडाल बनते हैं, उसी हिसाब से स्वयंसेवक रखे ठीक है, जाते हैं, उसी हिसाब से जनता को कंट्रोल किया चलिए, जाता वो है। कैसे? तो ये निश्चित तौर पर आप जोशी देखिए, जी। कहीं ना कहीं ये इसीलिए कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि इसकी तह तक जांच जोशी होगी जी, कि ठीक है। वास्तविक हादसा है ठीक है। या कोई षड्यंत्र है या कौन इसमें जिम्मेदार है, किसी को भी नहीं बख्शेंगे। ठीक। अगर कहीं प्रशासनिक लापरवाही दिखेगी तो वो भी पनिश किया जाएगा। लेकिन आप देखिए, इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं तो कहीं ना कहीं वो आयोजनकर्ता की भी जिम्मेदारी होती है, प्रवचनकर्ता आते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि सारी सुरक्षा में मान लिया स्वामी जी, बाबा जी जी, स्वामी जी एक मिनट आ रहा हूं आपके पास। जोशी जी, यहाँ पर जो शैलेंद्र जी जो तमाम जो बातें कर रहे हैं, जो चीज़ें इन्होंने कहा, क्या लीगली, चूंकि आपको अनुभव है, आप लोगों ने परमिशन दी है, प्रोग्राम्स करवाए हैं, राजस्थान के कई इलाकों में आप रहे हैं, आपने भी बड़े बड़े प्रोग्राम देखे, क्या बिल्कुल यही होता है कि अगर आज कोई व्यक्ति पुलिस के पास जाता है, उनको ये कहता है कि 10,000 लोग आएंगे, उन्होंने अपना एफिडेविट दे दिया, फॉर्म भर दिया, अब वहाँ पर 10,000 की जगह अगर 90,000 लोग पहुँच रहे हैं, तो क्या पुलिस को खबर नहीं होती कि किस रास्ते से जो 80,000 लोग वहाँ पर उस इलाके में पहुँच रहे हैं, वहाँ पर भीड़ जमा है? प्रदीप जी, ये वाकई में ताज्जुब जैसी बात है। ये सारे के सारे जो गए थे वहाँ, ये उड़ के तो चले नहीं गए हैं। बिल्कुल। गाड़ियाँ गई थी, गाड़ियाँ जाती हैं, उनका रेला का रेला चलता है, CID IB ब्रांच रहती है, बिल्कुल। सेंटर की भी रहती है, स्टेट की तो रहती है, सेंटर की IB भी रहती है और पुलिस के आला अफसर भी रहते हैं, और जब नामी वहाँ के शख्सियत SHO हो, भी रहते हैं। जब जाने जब पहचाने संख्या बढ़ने शख्सियत हो, लगती है, उसके हिसाब से पुलिस भी बढ़ाई जाती है। अगर वहां पर हथियारबंद जरूरत पड़ती है तो हथियार भी आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि 5 लाख लोग इकट्ठे हो जाएं और 40 पुलिस वाले बैठे ही रहें। आप देखिए, भीड़ में वो 40 पुलिस वाले अंदर बैठे हुए थे, वो भी ताली पे ताली बजाए जा रहे थे, हाथ ऊंचे करके जय जयकार कर रहे थे। तो ऐसी पुलिस अगर हम उस स्थिति में दे देंगे तो ऐसे हादसे तो होते रहेंगे। अब आप देखिए, कितनी साफ गोई से ये कह दिया कि ये हादसा है और ये साजिश भी हो सकती है। अरे भाई, सामने दिख रहा है, इसमें काय की साजिश है, भगदड़ मच रही है, कंट्रोल हो नहीं रहा, पुलिस वहां है नहीं, तो आप किसके ऊपर दोष देना चाह रहे हैं? ये मैं सबसे पहला फेलियर मानता हूं कि उस राज्य सरकार ने वहां पर जो प्रशासनिक कमजोरी है उसको छुपाने का प्रयास किया है। प्रशासनिक कमजोरी को छुपाने की जरूरत नहीं है। वो DM को, SP को सस्पेंड अब तक क्यों नहीं किया? वहां के कमिश्नर को सस्पेंड क्यों नहीं किया? ये कमजोरी ये बताती है कि ये अपने अधिकारियों को दबाना चाहते हैं, उनको छुपाना चाहते हैं, अपनी कमजोरी को छुपाना चाहते हैं। 121 आदमियों का मरना, जिनके अंदर 100 से अधिक महिलाओं का मरना, बच्चों का मरना इतना आसान है क्या? लेकिन हमारे राजनीतिक दलों को सन 1954 से लगातार हादसे चले आ रहे हैं। मैं आपको गिना दूं, आपने आधे गिनाए, आधे मेरे पास और लिखे हुए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है राजनीतिक दलों को कि ये इस प्रकार की चीजें जनता के ऊपर, वहां के बाबाओं के ऊपर, किसी संस्था के ऊपर, अब मान लीजिए जुलूस निकलता है, पत्थरबाजी हो रही है, क्या जुलूस में पत्थरबाजी होती है? पहले भी नहीं होती थी। हम लोग घर घर की छतों की तलाशी लिया करते थे, आज पुलिस क्यों नहीं लेती है तलाशी? आज दुनिया भर के एप्रेटस लागू हो गए हैं, कैमरे हैं, CCTV कैमरे हैं, फिर भी उनका उपयोग नहीं करते। आपके पास ड्रोन नहीं है क्या? दुनिया भर के ड्रोन लिए फिरते हैं ये, वहां भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ड्रोन नहीं था इनके पास,
कि ड्रोन को देख करके देख सकते थे कि कितनी भीड़ आ रही है। ठीक, ये जी। सिर्फ इन्होंने अपनी खाल बचाने का प्रयास किया है 180 लोगों की लाशों के ऊपर। ठीक, स्वामी जी आप कुछ कह रहे हैं। जी देखिए, मैं प्रदीप जी, मैं जो कह रहा था कि आप एक चीज बताइए, अभी कह रहे थे कि 80,000 आदमियों के आने की थी, 60,000 आदमियों के आने की थी, और वह 3 लाख आ गए, 5 लाख आ गए। तो इंटेलिजेंसी एक ऐसी एजेंसी है, अगर शहर में 20,000 आदमी इकट्ठे होते ना, इंटेलिजेंसी सतर्क हो जाती है। हम इतने आयोजन करवाते हैं, मुझे पता है, मेरे पास हजारों जगह से फोन आते हैं, महाराज जी मैं कोई हेट स्पीच तो नहीं है वहां पे, कार्यक्रम में ऐसा तो नहीं है। आप बाबा का, आप एक चीज देखिए, बाबा की वीडियो देखिए आप, बाबा का एक भी वीडियो मूर्ति पूजा पे नहीं है, अध्यात्म का नहीं है। बाबा का वीडियो सिर्फ ब्रेन वॉश करने का है। आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो, और इंटेलिजेंसी को यह सूचना नहीं कि बाबा क्या प्रवचन दे रहे हैं, बाबा को 10 साल से बाबा क्या प्रवचन दे रहे हैं, बाबा 2 साल से क्या एक भी जगह आप ऐसा बता दें जहां भगवान का नाम लिया गया हो बाबा के वीडियो में। आप कोई सा भी ऐसा वीडियो बता दें कि बाबा ने ये कहा हो कि आप हमारे आराध्य देव राम को पूजिए, हमारे आराध्य देव श्री कृष्ण को। बाबा कहते हैं मेरे चरणों को पूजिए, बाबा कहते हैं मुझे स्नान कराइए। और ऐसे बाबाओं की वजह से आज सनातन बदनाम हुआ है। ऐसे बाबा जो कहते हैं मुझे खीर से स्नान कराइए और फिर उस खीर को आप पीजिए, उससे आपका भविष्य बनेगा। ऐसे बाबा जो पैंट शर्ट में बैठे रहते हैं, अपनी पत्नी के बराबर में, आप देखिए पत्नी को बराबर में बैठा रखा है, और करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करके रातों रात गायब हो जाते हैं। इंटेलिजेंसी को यह पता नहीं चलता कि 5 लाख पब्लिक इकट्ठी हो चुकी है, वहां पे हमारी व्यवस्था कैसे की जाए। आज सबसे ज्यादा जो मॉनिटरिंग करती है आईबी करती है, पूरा पुलिस प्रशासन आईबी को रिपोर्ट लेता रहता है। इतना बड़ा हादसा हो जाता है और आईबी को यही पता नहीं चलता कि वहां 5 लाख आदमी इकट्ठे हो गए। ठीक, करण जी, यहाँ राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक सामाजिक और आम पब्लिक से जुड़ा मुद्दा है। यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी या कोई भी राजनीतिक दल पर आरोप प्रत्यारोप की कहानी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो घटना हुई है केवल बीजेपी राज में हुई है या उस जिले, उस स्टेट में बीजेपी का राज है। जब आप लोगों का कांग्रेस का राज था तब भी देश के कई हिस्सों में इस तरह की घटनाएं हुई है, मेरे पास पूरी सूची है। सवाल यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी का नहीं, सवाल यहाँ पर यह है कि दुखंतिका के अंदर जी, बीजेपी कांग्रेस होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर सीधा सा सवाल यह है कि वाकई तमाम राजनीतिक दलों को, सरकारों को, प्रशासन को, पुलिस को जब इस तरीके के आयोजन होते हैं तो वाकई क्या करना चाहिए ताकि इस तरह की दुखांतिका ना हो। जो लोग प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं, पता उनके घर वालों को शायद इस बात का इंतजार होगा कि वो लौट के आएंगे, लेकिन उनकी लाशें भी नहीं मिलती, और ये तस्वीर हम लोगों ने कल हाथरस में देखी है। तो आप क्या मानते हैं कि क्या वाकई इस तरह के इंतजाम होने चाहिए? सख्त रुख होना चाहिए सरकार का। इसका एक ही यही निदान है कि आप जितनी सख्ती से पेश आओगे इस तरह के चीज़ों के अंदर, उतने ही सुधार आगे आएंगे। आप बात कर रहे थे अभी कार्रवाई की, आप देखिए कि जिस बाबा की वजह से 122 लोग आज इस दुनिया में नहीं है, उस बाबा का नाम एफआईआर तक में नहीं लिखा है अभी तक। एफआईआर भी उस बाबा के नाम से दर्ज नहीं हुई है। 5 आयोजकों को उसका मुजरिम बनाकर केवल लीपापोती और इतिश्री करने की कोशिश की है इस योगी सरकार ने। अब सरकार का फेलियर देखिए आप, इंटेलिजेंस के अंदर ये फेल हो चुके थे। भरतपुर से भी हजारों की संख्या के अंदर बसों के द्वारा लोग गए, पंजाब से लोग गए, उत्तर प्रदेश से कई सीमांत इलाकों से लोग गए, पर ये इंटेलिजेंस ब्यूरो यहाँ फेल हो गया था कि कहाँ से लोग आ रहे हैं। साथ में मेडिकल के अंदर आप देखिए, हॉस्पिटल के अंदर ना दवाई थी, ना वहाँ डॉक्टर था, ऑक्सीजन नहीं था। इलाज के अभाव में भी कम से कम 50 से 60 लोग इलाज के अभाव में मारे गए, और शवों के साथ किस तरह की दुर्दशा हुई, ट्रैक्टरों में भरकर ट्रोलियों भरकर शव लाए गए। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार का योगी मॉडल और मोदी मॉडल का फेलियर था, जो ये बता रहा है कि किस तरह से जो सरकारी सेवाएं, चाहे वो मेडिकल के अंदर ले लीजिए, चाहे प्रशासनिक लवाजमे में ले लीजिए, वो पूरी तरह से नकारा साबित हुई है। और कम से कम चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, अभी अमर जोशी जी कह रहे थे, बिल्कुल उनका भी एफआईआर में नाम दर्ज होना चाहिए, बाबा के भी ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और एक कलेक्टिव जिम्मेदारी इन सबकी तय होनी चाहिए कि क्यों इस तरह के हादसे होते हैं। ये राजनीतिक विवाद करने का और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का बिल्कुल मौका नहीं है, परंतु ये दुखंतिकाएं, ये दुर्घटनाएं कब रुकेगी? पहले आपने खूब दुर्घटनाएं गिनाई, पर उनसे सबक लिया है। अभी हमारे आदरणीय बता रहे थे कि खाटू श्याम जी के अंदर घटना हुई, बिल्कुल वो घटना दुखद घटना हुई थी, पर अब आप जाके देखिए, कम से कम 1.5 महीने तक मंदिर प्रशासन ने वहां मंदिर को बंद रखा, और उसके बाद अब खाटू श्याम बाबा के द्वार पे और वहां कितनी व्यवस्थित रूप से उन चीजों को मंदिर प्रशासन ने और वहां के प्रशासन ने दुरुस्त किया, उस समय की सरकार ने दुरुस्त किया, और अब आने वाले समय में इन दुर्घटनाओं से सबक लेते हुए इन चीजों को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, गुजारिश यही। जी जोशी जी, वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, बाबा के आदेश हैं। कोई कैमरे से अगर वीडियो बना रहा है
तो बाबा के वो आते डंडा बजाते हुए वीडियो नहीं बजाएंगे। तो मुझे बताओ प्रशासन ने कैसे वीडियो बनाया होगा? किसी के पास उसकी वीडियोग्राफी नहीं है। और अगर इस तरह से प्रशासन वहां पंगु हो जाता है तो इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती। जी देखिए स्वामी प्रदीप जी मैं संक्षेप आज नवतेज मीडिया चैनल के माध्यम से पूरे देश में एक अपील करना चाह रहा हूं। जो देश में आज ये माहौल चल रहा है, सनातन की आड़ में जो ऐसे मेकअप बाबा, मैं इनको मेकअप बाबा बोलता हूं, ये जो मेकअप बाबा हैं इनको पहचानिए। ये कालनेमी है, कालनेमी जी में रावण राहु। आज एक देखिए कि जब रामायण में भी भगवान ने बताया, तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब सीता को हरण करने के लिए साधु का वेश धारण रावण ने किया, कालनेमी जब भगवान हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो सबसे पहले कालनेमी साधु बन के आया। इस देश में जब भी ऐसे लोग आते हैं तो ये कालनेमी बन के आते हैं। काल आज इतने लोगों की काल को ग्रसित जो किया है, मौत के मुंह में जो डाला है, तो मैं एक अपील कर रहा हूं कि आप नवतेज मीडिया के माध्यम से सभी सनातन बंधुओं से अपील है कि ऐसे बाबाओं के खिलाफ अभियान चलाए और ऐसे बाबाओं को समाज से बहिष्कृत करे और ऐसे बाबाओं से दूर बच के रहे, ढोंग पाखंड अंधविश्वास से दूर रहे। जी शैलेंद्र जी संक्षेप में अपनी आखिरी टिप्पणी। देखिए प्रदीप जी, मैंने जैसे आपको बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं। जुडिशियल इंक्वायरी के ऑर्डर हो चुके हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसमें कोई भी अपराधी हो, जिसने भी कहाँ भी लापरवाही हुई हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। एफआईआर जो होती है वो एकदम से क्रिमिनल सिस्टम को मोशन में लाने के लिए होती है और जैसे जैसे कड़ी बढ़ेगी, आप देखिए बाबा की भी खोज की जा रही है कि बाबा कहाँ हैं, उनको भी दस्तयाब किया जाएगा। आप सुनिए तो सही, एफआईआर में तो फिर हो जाएगा। आपको अगर जानकारी हो, एफआईआर इज नॉट एन एनसाइक्लोपीडिया, ये सिर्फ एक क्रिमिनल जस्टिस को, आपको अगर जानकारी नहीं है कानून की, पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं, इट्स ओनली एन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कि वो एनसाइक्लोपीडिया नहीं है। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, एफआईआर में नाम जुड़ेंगे, धाराएं चेंज होंगी, धाराएं जुड़ेंगी। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोई भी हो, किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, उसको नहीं बख्शा जाएगा और आगे ऐसे हादसे नहीं हो, उसकी भी एसओपी दिशा निर्देश बनेंगे ताकि ऐसे गमगीन माहौल भारत में नहीं बने। तो देखिए कुल मिलाकर पूरा जो माहौल बना, जांच कमेटी भी बिठा दी गई, जांच रिपोर्ट भी आ जाएगी। बड़ा सवाल ये कि आखिर वो बाबा वहां से फरार क्यों हुए। सवाल ये भी कि उस एफआईआर में जब पता है, जब लोगों को पता है कि 2.5 लाख लोग किसकी वजह से उस मंच के पास पहुंचे थे, उस पंडाल में पहुंचे थे, उस इलाके में पहुंचे थे, लेकिन उस व्यक्ति का नामो निशान नहीं, अभी तक की एफआईआर में। आगे जांच होगी तो कई चीज़ें निकल कर आएंगी, लेकिन बड़ा सवाल ये कि वो जांच रिपोर्ट पहुंचेगी कहाँ तक। क्योंकि जिस तरीके से जोशी जी ने बताया कि पहले जो एक घटना हुई थी वहाँ पर एक सब इंस्पेक्टर को आपने अगर सस्पेंड कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 121 लोगों की जो जान गई है और करीब सैकड़ों लोग जो इस घटना में जख्मी हुए हैं और पूरा जो माहौल इस समय हाथरस इलाके का, और केवल हाथरस नहीं, यूपी के कई इलाकों से लोग वहाँ पर पहुँचे थे, राजस्थान के लोग वहाँ पर थे, पंजाब के लोग वहाँ पर थे और कहा जा रहा है हरियाणा के भी कुछ लोग उस सत्संग में थे। सवाल सीधा सा ये कि क्या अब तक जो घटनाएं हुई और ये जो घटना हुई, क्या इस पर कोई रोकथाम के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, जिला प्रशासन कोई कदम, वाकई कठोर कदम उठाएंगे, वापस से इस तरह की घटना ना हो। बहरहाल देखते हैं आने वाले वक्त में और क्या क्या चीज़ें इसमें खुलासा होता है, क्या क्या निकल कर आता है। बहरहाल स्वामी जी, जोशी जी, शैलेंद्र जी और कर्ण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो कहानी देखिए सीधी सी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा भी वहाँ पर पहुँची, रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी, उन्होंने भी शोक जताया है इस घटना को लेकर। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को उन्होंने अपना शोक संवेदना मैसेज जो किया है। लेकिन जो भी पूरा घटनाक्रम हुआ, वाकई हिंदुस्तान के लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। और गुजारिश यही कि आप प्रवचन कीजिए या प्रोग्राम्स कीजिए, जो भी कुछ करना है कीजिए, लेकिन इस तरह के का माहौल ना बने और किसी की जान ना जाए। बहरहाल आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
कि पहले की सनातन में और अभी की सनातन में क्या अंतर दिख रहा है आपको? सनातन